नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। और इस क्लास में हम जो द्वैतवाद या द्विभागीकरण है भूगोल में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो भूगोल में जो द्वैतवाद या द्विभागीकरण है उसकी हमने मुख्य धाराएं देखी थी, तो इसमें 4 थी। हमने सामान्य बनाम प्रादेशिक भूगोल है उसका अध्ययन कर लिया, और आज की क्लास में हम भौतिक बनाम मानव भूगोल जो है फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी इस पे बात करेंगे। फिर आगे हम हिस्टोरिकल वर्सेस टेम्परेरी या कंटेम्प्रेरी जो भूगोल है ज्योग्राफी उसके बारे में, और फिर जो औपचारिक और जो कार्यात्मक साइट्स हैं उनके बारे में, फॉर्मल और फंक्शनल सिचुएशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम किसका डिस्कस करेंगे? भौतिक बनाम मानव भूगोल। तो क्या है कि अध्ययन की पद्धति अलग अलग होने के कारण कुछ जो विद्वान हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल को वरीयता दी, तो उन्होंने क्या किया कि जो भूगोल है उसको प्राकृतिक विज्ञान का विषय बनाते हुए, जैसे जलवायु, मृदा और जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, तो उन्होंने भौतिक भूगोल के ऊपर अधिक बल दिया। और कुछ जो भूगोलवेता हैं तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो कल्चर का अध्ययन किया, तो उन्होंने मानवीय मूल्यों को वरीयता देते हुए मानव भूगोल पर वर्क किया। तो एक बहुत गहरी खाई हो गई थी कि कुछ विद्वान जो है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कि हम तो भौतिक भूगोल के पक्षधर हैं, और उनका जो अध्ययन था वो सारा इसी पे फोकस था। और कुछ जो ऐसे थे कि नहीं, भूगोल है वो मानव केंद्रित विषय होना चाहिए। तो एक प्रकार से जो द्वैतवाद है या जो द्वंद्व है वो खड़ा हो गया था। तो उसी को लेकर ये अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भूगोल में जो द्वैतवाद है वो मुख्यतः किन किन के मध्य है। तो आज का विषय है भौतिक बनाम मानव भूगोल। तो इसमें हम जो प्रमुख थिंकर्स पढ़ चुके हैं उन्हीं के विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उनके विचारों में या उनके जो वर्क हैं उसमें कैसे द्वंद्ववाद है या द्वैतवाद है उसके दर्शन होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भौतिक बनाम मानव भूगोल है, इससे पहले हमने जो जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी या स्पेशल ज्योग्राफी है वो देखी थी। तो उसमें भी हमने देखा था कि वरेनियस ने प्रारंभ किया था। वरेनियस है वो बर्नहार्ड वरेनियस पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण थिंकर हैं। तो ये भी जो द्वैतवाद है वो वरेनियस ने ही प्रारंभ किया था। उस टाइम जब हमने वरेनियस को पढ़ा था तो हमने बताया था कि सामान्य बनाम विशिष्ट जो है, वरेनियस ने नाम दिया था सामान्य बनाम विशिष्ट। और जो जर्मन जो थिंकर्स आए आगे जिन्होंने वर्क किया, तो उन्होंने इसको क्या क्रमबद्ध और इसको प्रादेशिक बना दिया था। तो ये जो नीम है ये वरेनियस ने ही रखी हुई है। तो आप इसमें ये मत सोचने लग जाना कि जनरल और विशिष्ट है उसकी नींव किसी अलग ने रखी है, और भौतिक बनाम जो मानव भूगोल है उसको किसी और ने नींव डाली है। तो दोनों के ही जो नींव रखने वाले हैं वो वरेनियस हैं, और इन्होंने 1650 में अपनी जो बुक है ज्योग्राफिया जनरलिस उसमें ये उसकी नींव डाली थी, भौतिक बनाम मानव भूगोल। और बेसिकली क्या था कि सोचने के लिए दो अप्रोच प्रोवाइड कराई। ये उनका मेन जो वर्क था, फोकस था, वो इसी पे था। पर इसको क्या है कि किस अति पर ले गए। जो भूगोलविद थे अध्ययन की दृष्टि को लेकर वो अलग अलग छोर पे चले गए। जैसे कि हमने अनुचिन का स्टेटमेंट पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में कि इसको एक्सट्रीम पर, दो छोर पर ले जाना उचित नहीं होगा, ऐसा अनुचिन का मानना था। तो अब हम देखते हैं आगे कि जो वरेनियस ने, जो हमने पढ़ा कि वरेनियस ने सबसे पहले भूगोल में जो द्वैतवाद है या द्विभागीकरण की नींव डाली, लेकिन इससे पहले जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने भी भूगोल को 2 भागों में बांटा था। तो इसमें क्या है कि हिकेटियस और हेरोडोटस को अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो हिकेटियस में हमने देखा था कि हिकेटियस का वर्क जो था वो तटीय सर्वेक्षण पे था, पेरिप्लस, और ये इनकी बुक थी पेरिप्लस तटीय सर्वेक्षण पर। और हेरोडोटस है वो भी क्या था, हिस्टोरिका नेचुरलिस इसकी बुक थी हेरोडोटस की, और इसमें इन्होंने प्रजाति जो है उनके बारे में वर्णन किया था। और हिकेटियस ने जो प्रादेशिक घटनाएं हैं उनका वर्णन किया था। तो हिकेटियस ने भौतिक भूगोल पर बल दिया था अपने सर्वेक्षण कार्यों में, और हेरोडोटस जो है उन्होंने जातियों के बारे में वर्णन करते हुए एक एथनोग्राफर कहा जाता है, अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक कहा जाता है हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। वहाँ पे डम कॉम्बर्स, मूक व्यापार जो होता है, गूंगा व्यापार, उसके बारे में पढ़ा था। और भी बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं उनका वर्णन किया था हेरोडोटस ने। अफ्रीका के बारे में विस्तृत अध्ययन था, नील नदी डेल्टा के बारे में वर्णन था। तो आप फिर से उसको देख सकते हो लेक्चर को।
हिकेटियस जो है वो मिलेटस का था और हेरोडोटस है वो हेलिकार्नेसस नगर का था। तो ये भी उसमें लिखाया हुआ है मैंने। और जो स्टेबो है, स्टेबो एक रोमन थे, बट इनका जो वर्क था वो इसमें यूनानी भाषा में था। ये ग्रीक में लिखते थे, जो लैंग्वेज थे वो इनकी ग्रीक थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोमन है तो इनकी लैंग्वेज भी वही होगी, पर ऐसा नहीं था। ये मैंने उस टाइम भी बताया था, आपको याद हो तो जो ये नहीं है कि ज्योग्राफी जर्नलिस्ट में ही भूगोल में द्वैतवाद की नींव पहली बार डाली गई। इससे पहले भी जो विद्वान आए थे उनके भी दृष्टिकोण में द्वैतवाद की जो झलक है वो हमें दिखाई देती है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो हम्बोल्ट और रिटर आए, उनका जो वर्क था उसमें भी हमें द्वैतवाद देखने को मिला। तो हम्बोल्ट की रुचि थी वो भौतिक भूगोल में थी, और ये पर्यवेक्षण करता अनुभविक जो भूगोलविद थे हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट ने ही भूगोल को सबसे पहले क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया था। हम्बोल्ट और रिटर जो है उन्होंने अपने दृष्टिकोण में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रादेशिक भूगोल में रुचि थी, भौतिक भूगोल में रुचि थी, फिर भी जो भूगोल है उसको मानव केंद्रित कैसे बनाया जाए उस पर इनका झुकाव था। नेक्स्ट है इरेक्लिस। इरेक्लिस को हमने पढ़ा था, फ्रांसीसी भूगोलविद था, ये अराजकतावादी था और रिटर का शिष्य था। और इसकी बुक थी ला टेरे। ला टेरे जो थी वो अर्धकुंडे जो थी रिटर की, उससे भी ज़्यादा फेमस हुई थी, और इसमें भी प्रादेशिक भूगोल का वर्णन है और व्यवस्थित बुक थी। उसमें बहुत सारे मैपिंग का यूज किया था इन्होंने, इरेक्लिस ने। और वो फ्रांस के बाहर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, पर फ्रांस में इसको ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिल पाई। समाज जो सरकार थी उसके साथ इसके विरोधाभासी विचार थे, तो विरोध बना रहता था। तो ये अराजकतावादी थिंकर था फ्रांस का और बहुत फेमस था। ला टेरे इनकी रचना है। तो इसमें भी ला टेरे में इन्होंने क्या बताया कि भौतिक भूगोल पर इन्होंने बल दिया, और जो चार्ल्स डार्विन है वो भी भौतिक पक्ष पर बल दिया। तो हमें बेसिकली जो भी पहले थिंकर्स पढ़ चुके हैं उनकी क्या मेथडोलॉजी थी, किस पे फील्ड वर्क था, वो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो इरेक्लिस और चार्ल्स डार्विन दोनों ही क्या थे, भौतिक भूगोलवेता थे। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट पैंक। अल्बर्ट पैंक जो है जर्मन थे और वॉल्थर पैंक के फादर थे। ये अल्बर्ट पैंक ने जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें इनका वर्क है। जो लैंडस्केप है या मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप है उस पर इनका वर्क है अल्बर्ट पैंक का। तो अपर्दन चक्र और जो है इस वॉल्थर पैंक का है अपर्दन चक्र, डेविस का जो अपर्दन चक्र है उसके विरोध में था। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो भौतिक भूगोलविद हैं उनको हमने देखा, भौतिक भूगोल पर जिन्होंने वर्क किया उनको हमने लगभग सबको देख लिया। नेक्स्ट अल्बर्ट पैंक, और ये इनका वर्क देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब इनका वर्क देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये भौतिक भूगोलविद हैं। नेक्स्ट है कोपेन, डेविस, मार्टोनी, जेफरसन। ये सब इन्होंने क्या किया, भौतिक भूगोल पर बल दिया। तो कोपेन का हमने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखा था, डेविस का देखा था, और मार्टोनी था ये भी फ्रांसीसी था और इन्होंने फ्रांस का भूगोल है उस पर वर्क किया था। जेफरसन है ये अमेरिकी था और अमेरिका के भूगोल पर रेलों से सभ्य बनाने की जो संकल्पना है उसको बताया था जेफरसन ने, मार्क जेफरसन ने। तो मार्क जेफरसन ये इन्होंने भौतिक भूगोल पर वर्क किया था। नेक्स्ट है रिटर और रेटजेल जो है वो क्या मानते थे कि जो मानव है वो एक एजेंट है, वो प्रकृति में अपने जो पर्यावरण है उसमें बदलाव ला सकता है, परंतु उसमें भी इन्होंने जो प्राकृतिक वातावरण है उसको सर्वोच्च स्थान दिया, रिटर और रेटजेल ने। तो दोनों ही, रेटजेल भी सामाजिक नीतिवादी था और रिटर के विचारों में भी जो था ये ईश्वर को सर्वोच्च मानता था, प्रकृति को सर्वोच्च मानता था। तो टेलियोलॉजिस्ट था ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि फ्रांस में फेब्रे और ब्लांस ने मानव के योग को सबसे आगे खड़ा देता था और इन्होंने मानव के कार्यों को प्राथमिकता दी थी। तो फ्रांस में संभववाद की जो नींव डाली थी वो फेब्रे और ब्लांस का वर्क था। फेब्रे ने शब्द दिया था संभववाद और ब्लांस ने उसको आगे बढ़ाया था, और जितने भी आगे साइंटिस्ट पढ़े थे, थिंकर्स पढ़े थे, वो ब्लांस के शिष्य थे और सभी के सभी संभववादी थे। तो मानव के कार्यों को प्राथमिकता दी, मानवीय छांट को प्राथमिकता दी। तो यही संभववाद का कंसेप्ट है मानवीय छांट का, कि मानव जो है संभावनाएं होती है उनको अपने जो विचार होते हैं उसके हिसाब से वो निर्णय करता है। नेक्स्ट है कि मार्क जेफरसन, जीके जिफ और क्रिस्टोफर आदि ने मानव भूगोल को विकसित किया और सोवियत रूस में प्रोफेसर अनुचिन ने आर्थिक नीतिवाद के आधार पर मानव पक्ष को सुदृढ़ किया। तो ये मानववादी जो भूगोल होता है उनके बारे में बता रहे हैं कि ये हमने सोवियत संघ के जो थिंकर्स हैं उनमें आएगा ये प्रोफेसर अनुचिन। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये एक बार और क्लियर हो जाएंगे अपने। आर्थिक नीतिवाद क्या होता है,
कि कुछ ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य को करने होते हैं जिससे उसकी जो आजीविका है वो चलती रहे। तो मनुष्य जो आर्थिक निर्णय लेता है वो भी अपने पर्यावरण के हिसाब से लेता है, तो वो मतलब कि बाधित है अपने पर्यावरण के द्वारा आर्थिक निर्णय लेने में भी, तो वो हो जाएगा आर्थिक नीतिवाद। उसके जनक थे अनुचिन। तो कई प्रकार के नीतिवाद पढ़े हैं हमने, तो उसमें एक आर्थिक नीतिवाद को भी आप ऐड कर लेना और फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल ओ सावर्ट, जो है ये भी अमेरिकी है। कार्ल ओ सावर्ट ने सांस्कृतिक भूदृश्य जो कल्चरल लैंडस्केप है उसकी संकल्पना का प्रतिपादन किया था और सामाजिक सांस्कृतिक नीतिवाद का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या होता है कि अगर हम पर्टिकुलर एक समाज में रह रहे हैं तो उस समाज के कुछ नियम होते हैं, तो उस समाज में रहते हुए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो अगर कुछ संभावनाएं पॉसिबल हैं अपने पास, फिर भी हम उनका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि हम वो जो समाज की जो रीतियां हैं, रीति रिवाज है, उनसे बंधे होते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझना चाहें तो कि हमें पता है कि इंडिया में हम देखें तो जो तंबाकू का जो प्रोडक्शन होता है, टोबैको प्रोडक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। जबकि अगर हम देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, पंजाब की है। तो पंजाब में हम क्यों नहीं पैदा कर सकते तंबाकू? क्योंकि पंजाब के लोग हैं वो तंबाकू नहीं खाते, क्योंकि वो सब के सब सिखिज्म जो है, सिख धर्म है उसके अनुयायी है और सिख धर्म में जो तंबाकू है वो वर्जित है। तो इस प्रकार से अगर तंबाकू का अगर ये लोग सेवन करते तो हो सकता है यहाँ पर प्रोडक्शन होता, तो ये इनके कल्चर में नहीं है। तो इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि जो कल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर मन मस्तिष्क में बसा होता है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अरब जो मरुस्थल है वहाँ पर फिर भी लोग पूरे कपड़े पहनते हैं, पूरे शरीर को ढके हुए रखते हैं क्योंकि वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि मनुष्य के कल्चर से रिलेटेड होते हैं। जो मनुष्य का जो विचार होता है वो वातावरण से संबंधित होता है, संस्कृति समाज से रिलेटेड ही उसका विचार होता है, उसका रहन सहन जीवन शैली सब पर उसकी संस्कृति जो है उसका प्रभाव होता है। तो वो होता है सामाजिक सांस्कृतिक नीतिवाद। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे टोबैको वाले से, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहिए अपन। अभी हमने नेट के हिसाब से पढ़ा, कॉलेज लेक्चर के हिसाब से इसको देखना चाहिए अपन, डिटेल में स्टडी करें। तो कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में सबसे पहले अपन मानव भूगोल का नाम लेते हैं अपने को, जो है हमने रेड जेल को पढ़ा था, एंथ्रोपोजोग्राफी पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो विडाल डी लाब्रांस है उनको फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और इनके बाद से ही जो मानव भूगोल है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। इन्होंने वर्क किया, इसको फेमस किया फेब्रे के बाद विडाल डी लाब्रांस ने। तो इन्होंने क्या कहा कि भौतिक एवं सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं वो एकीकृत हैं, उनको अलग अलग से अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए और मानव अधिवास के कारण ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते हैं। कि अगर कोई क्षेत्र लिया हमने तो अगर वहाँ मानव ही नहीं होगा तो वो क्षेत्र फिर किस काम का, मानव के उपयोग में नहीं आ रहा है। तो कि भूगोल जो है उसके अध्ययन में जो मानव है वो केंद्र में है, मानव को केंद्र में लेकर ही भूगोल के समस्त जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जो केंद्र स्थल सिद्धांत है, केंद्र स्थल सिद्धांत 1933 में दिया था क्रिस्टोलर ने, सेंटर प्लेस थ्योरी जो है। तो इसमें जो बस्तियों के जो पदानुक्रम है उसका वर्णन है। इसमें एक जो प्रदेश होता है, एक केंद्र प्रदेश होता है, वो अपने आसपास के कितने जो क्षेत्र हैं उनको सेवा प्रदान करता है, इस प्रकार से इनका सिद्धांत है। और क्रिस्टोलर का ये सिद्धांत है, ये मानव भूगोल को स्थापित करने में ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो नेक्स्ट है बस्तियों के वितरण और बाजार नियम के बारे में ये बताता है और इन्होंने जो के मूल्य बताए थे, के बराबर 3, के बराबर 4, के बराबर 7, तो उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट है प्राइमेट सिटी रूल। प्राइमेट सिटी रूल जो है वो किसका है, जेफरसन का है, जेफरसन का है। और इनका जो बुक आई थी 1939 में, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, और 1937 में ये रूल दिया था इन्होंने। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक हमने कोई शहर लिया, शहर है या एक पूरा देश है, उसमें हमें एक नियम बनाना है जनसंख्या के हिसाब से कि किस शहर को हम 1 नंबर पे रखेंगे, 2 नंबर पे रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो उसकी जो सबसे बड़ी सिटी है और उसके बाद जो आगे आने वाली है उसमें एक अनुपात दिखेगा। तो वो अनुपात किस प्रकार से होगा, 100:30:20, ये जो रेशियो है ये हमें देखने को मिलेगा।
इसको अगर अनुपात में देखना चाहें तो 1:1/3 1:1/5 इसको सोल्व करेंगे ना, तो जैसे 15,000 मान ली हमने, जनसंख्या मान ली, सबसे बड़े जो नगर हैं, प्राइमेट सिटी को रूल जो है उसको समझने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं, आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। जेफरसन का है प्राइमेट सिटी रूल, और ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे, ये हमने पढ़ा था। फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर हमने एक 15,000 जो सबसे बड़ा जो शहर है उसकी जनसंख्या है 15,000, तो जो 2 नंबर वाला होगा इससे जस्ट छोटा, उसकी जनसंख्या निकालनी है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,000। और अगर इससे बाद वाली जो थर्ड वाला निकालना है तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगी 3,000। तो इस प्रकार से एक रूल बताया जनसंख्या बताने के लिए कि सबसे बड़े नगर की जनसंख्या होगी उससे छोटे वाले और उससे छोटे वाले के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो प्राइमेट सिटी जो रूल है वो, और एक बात ध्यान रखने की है कि प्राइमेट सिटी जो रूल है वो कहाँ लागू होगा, प्राइमेट सिटी है वो कहाँ पाई जाएगी, वो देखने की बात है कि जो बी क्लाइमेट है, BW या BW और BS जो क्लाइमेट है वहाँ ये जो प्राइमेट सिटीज़ हैं वो पाई जाएगी। मोस्ट एक एग्जांपल आता है नेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी जो है वो प्राइमेट सिटी नहीं है, तो उसमें रब्बात आता है, एक आता है विंड होक, और हरारे आता है, लुसाका आ सकता है, ऐसे कई सारी जो कैपिटल दी हुई होती है उसमें। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हमें अगर हमें हमारी रीजनल अच्छी है तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इनकी लोकेशन देखते हैं तो विंड होक है वो नामीबिया की कैपिटल है, हरारे है वो जिम्बाब्वे की कैपिटल है, और ये लुसाका है वो जाम्बिया की कैपिटल है। तो इस प्रकार से कैपिटल देखते ही हमें पता चल जाता है। और जो रबात है वो एक सिटी है मोरक्को की, तो मोरक्को की कैपिटल नहीं है ये, रबात है वो मोरक्को की कैपिटल है, सॉरी। और ये जो कैपिटल तो है इसकी, पर मोरक्को है उसकी क्लाइमेट है CS, जबकि ये वाली जो अपन ने सिटीज़ देखी ये सारी BW क्लाइमेट वाली हैं, मरुस्थलीय इनकी जलवायु दशाएं हैं। तो जो मरुस्थलीय जलवायु दशाएं हैं वहाँ पर जो सिटी होती है, जो अपनी कैपिटल होती है देश की, तो उसमें सारी जो जनसंख्या है वहाँ पर अनुकूल साधन मिलते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या है उसका संकेंद्रण हो जाता है, अन्य नगरों में न होकर सिटी में, जो कैपिटल सिटी होती है उसमें हो जाता है। तो ये जो कैपिटल सिटी अपन ने देखी तीनों, ये किसकी एग्जाम्पल है, प्राइमेट सिटी की है। जबकि रबात जो है मोरक्को की कैपिटल है, पर ये रबात है उससे भी बड़ा जो शहर है मोरक्को का वो है कासाब्लांका। कासाब्लांका जो मोरक्को है उसका वाणिज्यिक नगर है, और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, रबात से ज़्यादा है। तो रबात जो है वो प्राइमेट सिटी नहीं है क्योंकि ये CS क्लाइमेट वाला है। तो CS क्लाइमेट में लगभग जो शहर होते हैं वो विकसित होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक शहर का विकास बहुत ज़्यादा हो गया और अन्य सारे जो है वो पिछड़े हैं। तो अगर आपको प्राइमेट सिटी फाइंड करना है, ये तो मोस्ट कॉमन है इसलिए मैंने बताया, कोई भी पूछ ले आपको तो आपको ये देखनी है कि उसके क्लाइमेट क्या है, उससे आप इजीली प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट है उसको समझ पाओगे। तो आई होप आपको प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल है, ये है GK जिफ का। GK जिफ ने रैंक साइज रूल दिया। तो रैंक साइज रूल में क्या होता है कि जो ये 1949 में दिया है, सबसे पहले तो आप यही देख लो, 1949 में GK जिफ जो है उनका दिया हुआ है। इसमें भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि PN निकालना है अपने को, N ऑर्डर वाली कोई सिटी है तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो शहर है P1, जिसको प्रथम कोटि का अपन शहर मान रहे हैं, उसमें हमें जिस कोटि की निकालनी है, जैसे 10वें नंबर की निकालनी है तो 10 का भाग दे देंगे, 5वें नंबर की निकालनी है तो 5 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से जो सबसे बड़ी सिटी है उसमें जिस कोटि की निकालनी है उसका भाग दे देंगे, तो अपनी जो वांछित है, जिस शहर की अपने को जनसंख्या निकालनी है वो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको समझ पाए होंगे दोनों को ही। फिर अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब अपन अर्बन पढ़ेंगे तो उसमें फिर इनको डिटेल में बहुत अच्छे से देख लेंगे। यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मानव भूगोल से रिलेटेड है, GK जिफ और जेफरसन दोनों ही, तो इसको आप ध्यान रख लेना। रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी दोनों ही अमेरिकन जो थिंकर्स हैं उनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट भौतिक भूगोल में और जो विद्वान हैं उनका वर्क है वो भी देख लेते हैं। तो भौतिक भूगोल में डेविस कोपेन के नियम संपूर्ण विश्व पर लागू होते हैं, ये हमने देख लिया था। भौतिक भूगोल को सामान्य भूगोल की विषय वस्तु मानते हुए हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में। और इन्होंने क्या किया कि मानव का जो योग है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। रेड जेल सैंपल है, इन्होंने क्या कहा था, ये भी भौतिक भूगोल हुए थे, और इन्होंने क्या कहा था कि मानव जो है वो पृथ्वी की उपज है,
नियतिवादी कंसेप्ट है, ये हमने अच्छे से देख लिया था पहले ही। हंटिंगटन है, उन्होंने क्या बताया था कि जलवायु नियतिवादी थे हंटिंगटन, और इन्होंने बताया कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रही है तो जो मानव सभ्यता के जो केंद्र हैं वो बदलते हैं। और इसको इन्होंने किस प्रकार से समझाया, जो पुरानी जो नदी घाटियों में बसी हुई सभ्यता है उनके आधार पर समझाया कि अगर मान लो नदी का जो पार्ट है उसमें परिवर्तन हो रहा है, नदी में बाढ़ आ रही है, तो वो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से नदी के तल में परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पर जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी या फिर वो अन्यत्र विस्थापित हो जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने हंटिंगटन ने जलवायु के प्रभाव बताए सभ्यता के विकास पर। नेक्स्ट इसकी आलोचना करें तो आलोचना से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने को। तो प्रकृति और मानव जो है वो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये जो द्वैतवाद जो है वो अनर्थक है, बिल्कुल ही व्यर्थ है, ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। दोनों को, जो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल है, उनको हमें समग्रता में अध्ययन करना चाहिए, ये इसकी आलोचना हो जाएगी। इसी आलोचना को अगर कोई विद्वान करे अपने शब्दों में तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हार्टशॉन का स्टेटमेंट देखते हैं अपन यहाँ कि यदि दो भूगोल भौतिक या मानवीय होते हैं तो भूगोल का समस्त कार्य ही तर्क शून्य हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है। कि अगर भूगोल को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल में पढ़ा जा सकता है या फिर ये मानवीय भूगोल में, तो ये तर्क शून्य काम है, ये बिल्कुल व्यर्थ का काम है। तो यही बात है कि अगर हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं मान लो, तो क्लाइमेट का हम अध्ययन करेंगे क्योंकि उसमें सामान्य नियम होंगे, तो वो हमने भौतिक भूगोल में ले लिया क्लाइमेट को। पर क्लाइमेट का अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम, मानव के लिए तो कर रहे हैं कि अगर क्लाइमेट सूटेबल होगी, जैसे CS क्लाइमेट है, तो अगर हम उसमें अच्छी जलवायु दशाएं हैं तो यहाँ मानव निवास बन सकते हैं, अधिवास बन सकते हैं, तो मानव के उपयोग के लिए तो हम क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग नहीं है, संबद्ध है दोनों आपस में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये तर्क शून्य कार्य हो जाएगा अगर अलग करते हैं तो दोनों को। तो यदि प्रकृति को प्रबल मान लिया जाए कि सब कुछ पहले से नियत है, और यदि मानव इंपॉर्टेंट एजेंट है तो भौतिक कारकों के अध्ययन में क्या लाभ। तो दोनों को अगर अति पर जाएंगे, प्रकृति को प्रबल मान लिया जाए तो फिर मानव को परिवर्तन करता नहीं मान पाएंगे अपन। और यदि मानव मान लिया कि मानव ही सर्वे सर्वा है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो सब कुछ परिवर्तित कर सकता है, तो फिर भौतिक कारकों के अध्ययन से क्या लाभ है। मान लो कि हम कह दें कि साइबेरिया में अधिवास बना सकते हैं, साइबेरिया में हम बिल्कुल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। अगर हम डेवलपमेंट कर भी लेंगे तो वो जो कॉस्ट होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है वो भी बहुत प्रभावी है और मानव है उसमें बदलाव लाने में भी सक्षम है, पर अति में नहीं जाना है हमें। किसी भी विषय वस्तु की अति पर नहीं जाकर हमें जो संभववादी जो परिवर्तन हो सकते हैं, जो संभव हो सकते हैं, उन्हीं पर हमें वर्क करना है। तो ये क्या बता रहे हैं अपने स्टेटमेंट से कि अर्थात दोनों कारक जो प्रकृति और मानव है वो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, अलग अलग नहीं है। तो फिर एक स्टेटमेंट और आता है कि यदि भूगोलवेता हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि भूगोलवेता भूगोल को मूल्यवान विषय वस्तु का स्थान देना चाहते हैं कि हाँ ये एक भूगोल जो है वो विश्वविद्यालय अध्ययन का विषय भी बना रहे, और जो अलग अलग जो कंसेप्ट हैं वो आते रहें, अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह इसमें भी सामान्य नियम बनाया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसकी विशिष्टताओं का अध्ययन भी किया जाए, और उसके जो सामान्य नियम है उसका भी अध्ययन किया जाए, तो उनको क्या करना होगा कि मानव और जो प्राकृतिक दृश्य वस्तुएं हैं या प्राकृतिक दृश्य घटनाएं हैं उनके बीच में जो खाई उत्पन्न हो रही है, जो द्वैतवाद उत्पन्न हो गया है, उसको हमें ख़त्म करना होगा। ये है हार्टशॉन का कंसेप्ट, हार्टशॉन का स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट अपने लिए डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हार्टशॉन जो है वो इसके विरोधी थे, द्वैतवाद के। भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है उसमें द्वैतवाद के विरोधी थे। तो हम इनको डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको अच्छे से ये जो अब से पहले हमने सिर्फ नाम पढ़े थे कि फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी क्या है, फंक्शनल वर्सेस फॉर्मल अप्रोच क्या है, पर अब हम यहाँ इनको डिटेल में देख रहे हैं ताकि हम अच्छे से इनकी समझ बना पाएँ, सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, और जो अपनी अप्रोच है भौतिक बनाम मानव भूगोल आप उसको अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। तो ये जो द्वंद्ववाद है इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए आप। आपके विचारों में भी द्वंद्व चलता रहता होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो द्वंद्ववाद हर जगह है, हर समाज में है, हर व्यक्ति में द्वंद्ववाद है। तो ये कोई
बड़ी बात नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की समग्रता को लेकर अध्ययन करना होता है, तो यही हम कर रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। आपका दिन शुभ हो।